हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे मेरे शेरों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप के बारे में और साथ साथ उससे जुड़े हुए नोडल प्लेन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नोडल प्लेन किसको कहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोडल प्लेन बच्चों एक ऐसा प्लेन होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये आप अपने कॉपी में सबसे पहले ये आर्टिकल शुरू होने से पहले लिख दीजिए कि दैट प्लेन वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में एस की बात करेंगे। तो आप भी लिख दीजिएगा हेडिंग में सबसे पहले क्या, एस ऑर्बिटल। मेरे राइट हैंड पर एक आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो एक आपको डायग्राम बनता दिखेगा। ये एस ऑर्बिटल एक्चुअली कैसा होता है बच्चों, ये शेप में स्फेरिकल होता है। अगर ये शेप में स्फेरिकल होता है तो फट से हम पॉइंट नंबर 1 लिख देंगे क्या, कि इट इज स्फेरिकल इन शेप। ये शेप में अपने कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होगा तो मतलब कि बॉल जैसा होगा। अब जरा गौर पूर्वक समझना, जैसे यहां पर दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें तो एक्स वाई जेड मिलकर के 3 प्लेन बनाते हैं। सेपरेट करके मैं इनको थोड़ा अच्छे से बता देता। देखो, जैसे ये x है और ये y है और ये z है, तो ये मिल करके 3 प्लेन बनाएंगे। कौन कौन से, एक तो x और y एक्सिस से मिल करके बना होगा जिसे अपन एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ये अगर यहाँ ऐसी कोई दीवार बना दी जाए तो ये एक प्लेन होगा कि नहीं होगा, एक तल। प्लेन का मतलब उड़ने वाला प्लेन मत समझ लेना, प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन का मतलब है तल से। तो ये x और y में जो दीवार बनी होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्स वाई एक्सिस। अगर हम देखें, सपोज करिए ये x है और ये z, अगर इनको आपस में जोड़ के देख लिया जाए तो ये भी तो zx या xz, ये भी तो एक प्लेन होगा जो x और z एक्सिस से बना होगा। जैसे देखिए ये मान लीजिए x है और ये y है, तो ये मिडिल फिंगर और इस पे जो दीवार बनी होगी वो कहलाएगी क्या, एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, एक्स जेड। तो एक्स जेड जरा देखिए, ये एक्स है और ये जेड है, तो यानी ये वाली जो दीवार, यहाँ जो दीवार होगी उसे क्या बोलेंगे, एक्स जेड एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों जरा देखिए, ये जेड और ये वाई मिलकर के भी तो एक प्लेन का फॉर्मेशन करेंगे, इन्हें क्या बोल देंगे अपन, वाई जेड एक्सिस। तो यानी कि हमें इन 3 एक्सिस से मिलकर के कुल 3 प्लेन हम बना सकते हैं, जो कि कौन कौन है, एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑर्बिटल जहां भी कहीं होगा वहां इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ही प्रेजेंस क्या होता है, ऑर्बिटल। अब जरा देखिए, अगर हम यहां एक्स वाई एक्सिस को देखें तो एक्स वाई एक्सिस में जरा देखिए कि एक्स वाई एक्सिस को अगर देखें तो मान लीजिए कि मैं इसी को जरा सेपरेट करके बना देता। सपोज करिए ये x है, ये y है और ये क्या है बच्चों, z है, और यहाँ पर मैंने एक ऐसे स्फेरिकल शेप ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जरा बताओ कि एक्स वाई एक्सिस में इस स्फेरिकल शेप का ये हिस्सा है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर ऑर्बिटल का कोई भी हिस्सा प्लेन में मौजूद है तो इसका मतलब वहां पर ऑर्बिटल मौजूद है, और अगर ऑर्बिटल मौजूद है तो इसका सीधा मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब कि एक्स वाई प्लेन जो है बच्चों वो नोडल प्लेन नहीं है, यानी कि यहीं ऊपर लिख देता हूं, चलो ये नोडल प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन। क्योंकि नोडल प्लेन उसे बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो, ऑलमोस्ट जीरो हो। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं वाई जेड एक्सिस की, तो वाई जेड एक्सिस में एस ऑर्बिटल का ये जो ब्लू कलर से खींचा गया है ये हिस्सा मौजूद है कि नहीं। अगर कहीं भी ऑर्बिटल मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं किसकी बात, वाई जेड की बात, तो वाई जेड भी नोडल प्लेन नहीं है। अगर मेरे शेरों तीसरा प्लेन जो आप जानते हो जो कि ZX है, ये X और ये Z से मिलकर के, तो जरा बोलो
कि जो ZX है वहाँ पर भी ऑर्बिटल का वो हिस्सा मौजूद है जिस पे मैंने ग्रीन ग्रीन कलर की लाइनें खींच दी हैं। इसका मतलब कि ऑर्बिटल मौजूद है। ऑर्बिटल का प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की गवाही देता है, क्योंकि ऑर्बिटल में कौन मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ नोडल प्लेन। प्यारे बच्चों, यहाँ से पता लगा कि s ऑर्बिटल के पास कोई भी नोडल प्लेन मौजूद नहीं रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे इसके बारे में कुछ और बातें बता देता हूं कि इट कैन टेक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो s ऑर्बिटल होते हैं उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और s सबशेल में s ऑर्बिटल होता है और s सबशेल में टोटल एक s ऑर्बिटल होता है। यानी कि अगर मैं यहां लिखूं कि सबशेल कौन सा वाला? s वाला, तो इसमें 1 ऑर्बिटल मौजूद रहते हैं। और ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसलिए s ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और s सबशेल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि एक s सबशेल में एक ही s ऑर्बिटल होता है। प्यारे बच्चों, इतनी बातें मैंने आपको समझाई, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें किसकी? s के बाद p सबशेल की। किसकी बात करें? p सबशेल की। तो प्यारे बच्चों, अगर p सबशेल को देखोगे तो p सबशेल का जो शेप है ना, जो शेप डिटेक्ट हुआ है क्वांटम केमिस्ट्री से, एक्चुअली शेप सच में ऐसा होता है। किसी दिन ये भी बता दूंगा कि ये कैसे जाना गया। अभी उधर जाऊंगा तो मेरा पूरा का पूरा टाइम कहीं और खर्च हो जाएगा। जो p सबशेल का शेप होता है वो कैसा होता है? डम्बल टाइप का होता है, जैसे कि ये पीछे बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर हेडिंग डाल दें क्या? p सबशेल, तो आप भी यही हेडिंग डाल दीजिए। और सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए बच्चों कि शेप ऑफ p सबशेल इज डम्बल। सबसे पहला पॉइंट आप लिखें क्या? कि शेप ऑफ p सबशेल इज, शेप ऑफ p सबशेल इज डम्बल। Shape of p subshell is looks like dumbbell. Yeah, looks like इसमें बच्चों सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि ये जो शेप है ना, किसका? p सबशेल का। शेप ऑफ p सबशेल इज लुक्स लाइक डम्बल। DUMBBELL। एक बार देख लेता हूं लेफ्ट हैंड थोड़ा फ्रेम में है या नहीं। हाँ ठीक है, एक नंबर। हाँ ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसका जो शेप है वो डंबल की तरह दिखता है तो जरा मौका दीजिएगा भाई, ये भी चेक कर लेता। एक सेकेंड, अकेले रहने पर कई बार थोड़ी असुविधा तो होती है, बट आपका सपोर्ट मिलते से ही वो असुविधा गायब हो जाती है। ये देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट जो हम इसके बारे में जानेंगे कि शेप तो इसका कैसा होता है? डंबल होता है। और हम जानेंगे कि p सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल। एक
जैसे एस सबशेल में कितना था, एक एस सबशेल में एक ऑर्बिटल था, लेकिन अगर हम पी सबशेल की बात करें बच्चों तो पी सबशेल में टोटल जो है वो 3 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। अब तीसरी बात हम करेंगे वो कौन कौन से हैं। तो पी सबशेल के बाद पास जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उनका नाम क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको, उनका ओरिएंटेशन कैसे होता है ये भी बताता हूँ। पहला है पी एक्स, दूसरा है बच्चों पी वाई, और तीसरा है प्यारे बच्चों पी जेड। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर जैसे ये जो हमारे पास डायग्राम दिख रहा है इसमें ये डंबल जरा देखिए तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, यानी कि इसी को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। देखो ऐसे मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख दूँ और एक ऐसे लूप ले जाऊँ, एक ऐसे लूप ले जाऊँ, तो जो पी एक्स ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डंबल शेप में एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अगर बच्चों हम बात करें इसके जस्ट बगल वाली, तो इसको जरा देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, बिल्कुल है, तो इसे हम पी वाई बोल सकते हैं। मीन्स दिस वन इज पी एक्स, इट कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दिस। और अगर हम इसकी बात करें तो दिस वन इज पी वाई एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दिस। और अगर हम बात करें इसकी तो ये जरा देखिए जेड एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, पी जेड बोल देंगे, और ऐसे करके इधर जेड एक्सिस बना देते हैं और ये इसके सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि सर ये भी और ये भी एक ही जैसे बना दिया आपने। अरे भाई ये तीनों एक्सिस कैसे भी बनाऊं, इसको एक्स बोलूं, इसको जेड बोलूं, इसको वाई, या इसको वाई बोलूं, इसको जेड बोलूं, इसको एक्स बोलूं, किसी को भी कुछ भी बोलूं, जस्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट एनी टाइम, चाहे किसी को कुछ भी बोलो। तो प्यारे बच्चों अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो अब जरा देखें कि इसमें ये देखें हमने शेप भी जान लिया, तो अब क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो देखो कई बार एग्जाम में बच्चे कैसे गलती करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ पी सबशेल। तो बच्चों इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब तो मजा आएगा ना, एकदम होश पूर्वक पी सबशेल। तो अगर पी सबशेल बोलता है तब तो उसका जवाब क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और पी सबशेल में टोटल 3 ऑर्बिटल मौजूद रहते हैं। तो टोटल पी सबशेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 + 2 + 3, सॉरी 2 + 2 + 2 यानी कि 6। अब बच्चों अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना तो भी बच्चा 6 ही जवाब देता है, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ पी, और यही वो क्या लिख देगा, ऑर्बिटल लिख देगा। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन्स प्यारे बच्चों हमेशा कितने होंगे, ये हमेशा 2 होंगे। तो आपको फट से नहीं बोल देना है, नहीं तो बच्चा पी देखते ही 6 बोल देता है। अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो अब बात आती है किसकी, नोडल प्लेन की। जरा देखो अगर मैं इसे x और इसे y बोल दूं तो ये जो प्लेन बन के तैयार हुआ है, जरा देखें ये वाला प्लेन, अगर मैं यहाँ पर एक दीवार बना दूं तो ये दीवार बनाने में किन 2 एक्सिस का जो है योगदान है, सपोर्ट है, कंट्रीब्यूशन है, वो x और y का है। तो यानी कि दिस प्लेन इज नोन एज एक्स वाई प्लेन। अब प्यारे बच्चों जरा बताओ कि px में जो इलेक्ट्रॉन है वो x एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ बिल्कुल x एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर x एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप मुझे बताइए कि जो हमारे पास प्लेन है वो एक्स वाई है। तो अगर x है तो ये इतना हिस्सा जरा बोलो प्लेन में मौजूद है कि नहीं है, बिल्कुल है। और अगर मैं नीचे वाले की भी बात कर दूं तो जहां जहां x होगा वहां वहां ऑर्बिटल का ये हिस्सा मौजूद है। और अगर ऑर्बिटल मौजूद है तो ऑर्बिटल में कौन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी वहां पे प्रेजेंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब इट इज नॉट अ नोडल प्लेन, यानी ये नोडल प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 ऑर्बिटल है, सबके लिए देखते हैं। मान लीजिए कि इसे मैं y बोल दूं और इसे z, तो अब यहां पर जो दीवार बनेगी बच्चों उसमें 2 डिफरेंट एक्सिस का कंट्रीब्यूशन है एंड दीज एक्सिसेस आर नोन एज y z एक्सिस।
सो वी कैन से दैट दिस वन इज वाई जेड प्लेन, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए सरकारों, अगर हम इसको वाई जेड प्लेन कह सकते हैं, वाई जेड प्लेन, तो मेरा काम है ये चेक करना कि ये वाई जेड प्लेन जो है वो नोडल प्लेन है कि नहीं है। प्यारे सरकारों, अब जरा देखिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऐसे और यहाँ पर एक ऐसे कर दिया। इसका मतलब कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो, ये जो हमारे पास पी वाई था, जिसे मैं नीचे ऐसे बनाया था, तो यानी कि पी वाई में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डम्बल शेप में, वो एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सिमेट्रिकली मतलब एक्सिस के ऊपर जाओ तो भी जितना मिलेगा, वही हिस्सा एक्सिस के नीचे जाने पे भी मिलेगा। तो जरा देखो बच्चों, इसे मैं दिल खोल के पी वाई बोल सकता हूं। अब जरा देखो, वाई जेड एक्सिस में जरा देखो कौन मौजूद है, वाई। जहां जहां वाई होगा, बताओ ये इतना हिस्सा वहां मौजूद होगा कि नहीं। और जहां जहां ऑर्बिटल मौजूद होगा, बिकॉज ऑर्बिटल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, तो वहां वहां इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहेगा। इसका मतलब कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ नोडल प्लेन। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे किसका, तीसरे एक्सिस का, जो कि कौन था बच्चों, जेड एक्स मान लेता हूं। जेड एक्स में इलेक्ट्रॉन जेड, अगर हम पी जेड की बात करें तो जरा देखो, ये पी एक्स था, बिल्कुल, ये कौन था, पी वाई था, तो अब बचा कौन, पी जेड ही बचा ना, तो हम पी जेड की ही बात करेंगे। तो जरा देखिए, पी जेड की बात करेंगे तो ये जेड एक्स, ये एक प्लेन होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, ये ऑर्बिटल किसकी बात कर रहे हैं, पी जेड की। प्लेन कौन सा है, ये जो हमारे पास अभी दिख रहा है, ये जेड एक्स प्लेन है। ठीक है, जेड एक्स प्लेन है। अगर मैं इस जेड एक्स प्लेन को बना दूं तो देखो, ये हिस्सा ऑर्बिटल का मौजूद है कि नहीं। और अगर किसी प्लेन में ऑर्बिटल का कोई भी हिस्सा मौजूद है तो इसका मतलब उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और अगर किसी प्लेन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका मतलब वो कुछ भी हो, वो नोडल प्लेन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जेड एक्स जो है वो, ये जेड एक्स नोडल प्लेन नहीं है। ठीक है, अब आगे बात को ध्यान से सुनना। हमने पीछे आपको समझाया था कि इनसे मिलकर के टोटल 3 प्लेन बनते हैं, एक तो एक्स वाई, दूसरा वाई जेड और तीसरा जेड एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन है तो जरा बताओ, क्या वाई जेड और जेड एक्स में इलेक्ट्रॉन होगा। देखते हैं, यहाँ अगर वाई जेड में है तो क्या मुझे बताओ, एक्स वाई और जेड एक्स में होगा। अगर यहाँ जेड एक्स में नहीं है तो जरा मुझे बताओ कि क्या ये एक्स वाई और वाई जेड में होगा। चेक करना पड़ेगा दिमाग से। जरा देखो, सीधी सी बात है कि जहां जहां पी ऑर्बिटल मौजूद होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं कह सकता हूं कि जहां जहां x होगा वहां वहां p ऑर्बिटल होगा, और जहां जहां p ऑर्बिटल होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो कभी भी नोडल प्लेन नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि जहां पर ऑर्बिटल नहीं है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं वो नोडल प्लेन है। तो क्योंकि यहां x एक्सिस के सिमेट्रिकली ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जहां जहां x वहां वहां ऑर्बिटल, जहां जहां ऑर्बिटल वहां वहां इलेक्ट्रॉन, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन वो नोडल प्लेन कभी हो नहीं सकता। तो दिस वन इज नॉट नोडल प्लेन एंड दिस इज द नोडल प्लेन। वाई जेड अगर 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 x में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई चीज y z में कभी नहीं हो सकता। देखो, ये देखो, अगर x एक्सिस में है कोई चीज, देखो यहां, तो जहां जहां x मौजूद होगा वहीं वहीं रहेगा ना वो। तो x कहां कहां है, एक तो एक्स वाई में है, एक जेड एक्स में। अब ये यहां थोड़ी पहुंच जाएगा भाई, वाई जेड में थोड़ी पहुंच जाएगा, कभी नहीं पहुंचेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एक्स वाई जो है वो भी नोडल प्लेन नहीं है और जेड एक्स भी नोडल प्लेन नहीं है, बट वाई जेड इज अ नोडल प्लेन। अब सिंपली यहाँ जरा देख लो, वाई कहाँ कहाँ मौजूद है। वाई जेड में तो था ही था, वो तो तुमने साफ साफ देखा कि नोडल प्लेन नहीं है। ये देखो, एक्स वाई में भी तो वाई मौजूद है ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ नोडल प्लेन। अगर हम बात करें जेड एक्स की तो यहाँ y नहीं है, दैट्स वाई इट इज अ नोडल प्लेन। सिमिलरली यहाँ पर z है तो जेड एक्स तो नोडल प्लेन है नहीं, वाई जेड भी नहीं होगा।
एक्स वाई में जेड नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नोडल प्लेन है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा शेप के बारे में और किसके बारे में, कि इसमें कितना नोडल प्लेन है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि कितना नोडल प्लेन है ये तो मैं याद भी करा सकता हूँ बहुत इजीली, अभी आगे बताता हूँ। बहुत नॉर्मल सी बात है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। लेकिन वो नोडल प्लेन कौन है ये तो समझ के ही जवाब दिया जा सकता है ना। मान लो हमसे पूछता है पी एक्स में कौन सा प्लेन नोडल प्लेन है या किस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हमसे नंबर नहीं पूछता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं होगा तब तक जवाब देना थोड़ा सा आसान हो जाता है। प्यारे बच्चों, आगे बात करेंगे डी ऑर्बिटल की। तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डी सबशेल में मौजूद रहते हैं और जो डी ऑर्बिटल हैं उनका शेप डबल डंबल होता है। उनका शेप कैसा होता है प्यारे बच्चों? उनका शेप डबल डंबल होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बातों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डी सबशेल की। डी सबशेल की। प्यारे बच्चों, डी सबशेल जो है उसमें टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहले आप नोट करेंगे कि कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। उनका हम सबसे पहले बताएंगे नेम। तो नेम, एक का होता है डी एक्स वाई, एक का होता है डी वाई जेड, एक का होता है डी जेड एक्स, एक का होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक का होता है डी जेड स्क्वायर। फिर हम बोलेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। फिर हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी। अब यहीं आपको सावधान रहना है, एक बार बोलेंगे सबशेल और एक बार बोलेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। ये बात आप ध्यान पूर्वक देखिए, बहुत मजेदार है। थोड़ी गर्मी हो रही है, एसी भी चला देता हूं। प्यारे बच्चों देखो, ध्यान पूर्वक देखो। अब यहां से क्या पता लगता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल। डी सबशेल में कुल कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा? तो डी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। डी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 5। तो जवाब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। बट अगर वो डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है बच्चों तो हमेशा जवाब 2 होगा। अब बच्चे को बार बार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस होती है, जो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आदत होती है, उसमें D10 करने की आदत होती है। तो बच्चा डी तो देखता है बट उसके पीछे, अरे भाई मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, पूरी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी तब से पढ़ाता हूँ, तो कॉलेज टाइम से। तो ये बात आप जान लीजिए कि ये बहुत कॉमन है, ये आप तेज बच्चे भी कर देते हैं इसको। और कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, वो जैसे पूछेगा डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच्चा डी तो देखता है, वो ऑर्बिटल नहीं देखता, फट से 10 ऑप्शन को क्लिक कर देता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होते उसको लगता है। बट डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, डी ऑर्बिटल में तो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो जिन बातों पर मैं आपको गहरा विचार करने को कह रहा हूँ, वो अभी भले आपको लग रहा है कि आप गलत नहीं करेंगे, जब पूरे होल सोल सिलेबस पे पेपर बनता है ना तो बच्चा फट से गलती कर देता है बाबा। अब आगे चलेंगे, इनके हम शेप की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, इनका जो शेप होता है ना वो डबल डंबल होता है। डबल डंबल होता है। देखो जैसे कि यहाँ एक्सेप्ट ऑफ डी जेड स्क्वायर, एक्सेप्ट ऑफ डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो प्यारे सरकारों देखते हैं। जैसे डबल डंबल में जरा देखिए, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान दूं और इसे वाई एक्सिस मान दूं तो देखो ये लूप्स एक्सिस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं थोड़ा इन्हें बना देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक्स है और ये कौन है? वाई। तो जो डबल डंबल बनेगा डी एक्स वाई में वो एक्सिस के बीच में होगा लूप। अब ये आपको सेंटा बताने नहीं आएगा, होल सोल फाइनली आपको इसको क्या करके रखना पड़ेगा? मेमोराइज। और मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिकली 100% क्वांटम केमिस्ट्री में प्रूफ है कि ये ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसा ही होता है। कैसे प्रूफ किया गया कभी बता दूंगा इसको, मजे में पीछे ही बोल दिया। अब इसको ध्यान रखो चुपचाप। ये जरा देखो एक्स वाई और ये क्या है? वाई जेड। वाई जेड पे अगर जाओगे तो जरा देखो वाई जेड में भी एक्सिस के बीच में ही दोनों डंबल डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अगला अगर मैं कह दूं कि जेड एक्स
जेड एक्स में अगर जाओगे तो उसमें भी जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तीसरा बच्चों अगर मैं बोल दूंगा कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अराउंड द एक्सिस डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। थोड़ा और अच्छे से बना देता, रुकिए। जो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, देखो ये x हो गया, ये y हो गया, तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसमें एक्सिस जो है ना, एक्सिस के अराउंड ऑर्बिटल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो दोनों में अंतर क्या है, वहां पे क्या था एक्सिस के बीच में, यहाँ क्या है एक्सिस के अराउंड। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डी जेड स्क्वायर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। दिस इज डी जेड स्क्वायर, this is dx square y square, and what about this one, this is dxy dyz dzx। अब यहाँ पे जरा ध्यान पूर्वक देखो, हम अब इनके नोडल प्लेन की बात करेंगे। टोटल हमारे पास कितने एक्सिस मौजूद हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। अगर प्लेन, अब जरा देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यहाँ, यानी कि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि जहां जहां एक्सिस वहां वहां ऑर्बिटल, जहां जहां ऑर्बिटल वहां वहां इलेक्ट्रॉन। जैसे पीछे में इसको लगा देता था, देखो जैसे p है तो ये px जो है वो x एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं बोल सकता हूं कि जहां जहां जो है x एक्सिस वहां वहां px, और जहां जहां px वहां वहां इलेक्ट्रॉन, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन वहां नोडल प्लेन नहीं है। इसीलिए तो एक्स वाई और जेड एक्स नोडल प्लेन नहीं था और वाई जेड था। लेकिन जरा देखो, क्या मैं यहाँ इसको बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अराउंड ना डिस्ट्रीब्यूट होकर के एक्सिस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑर्बिटल और इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन ये प्लेन में है, ये एक्सिस के अराउंड नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा यार, इतना तो दिमाग होना चाहिए ना। एक्स वाई जरा देखो, ये है एक्स और ये है क्या, वाई। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो प्लेन मौजूद है, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन है, साफ साफ दिख रहा है भाई। एक्स वाई प्लेन यही तो होगा ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये नोडल प्लेन नहीं है। क्या वाई जेड में इलेक्ट्रॉन है? वाई जेड कैसे होगा? देखो जेड एक्सिस ऐसे होगा, यहाँ एक दीवार बनेगी, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे मान लो मैंने जेड एक्सिस रख दिया और यहाँ पे एक दीवार बना दिया, तो ये कहाँ से चले आएंगे उसमें? सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ देखो एक्स वाई प्लेन में है तो क्या वो ये x हो गया और ये y हो गया, तो क्या वो एक्स जेड में होगा? कभी नहीं। इस प्लेन में वो कभी नहीं मौजूद होगा। इसका मतलब कि वो ये भी नोडल प्लेन है और ये भी नोडल प्लेन है। अगर हम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की बात करें तो प्यारे बच्चों गौर पूर्वक मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, तभी मज़ा आएगा। अगर हम बात करते हैं तो जरा देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में है? वाई जेड में है। तो वाई जेड प्लेन में है तो ये नोडल प्लेन नहीं हो सकता। और ये दोनों, अगर कोई चीज़ वाई जेड में मौजूद है प्लेन में, तो वो कभी भी एक्स वाई और जेड एक्स प्लेन में नहीं हो सकता है। आगे जल्द देखते हैं, यहाँ पर क्या है? तीन प्लेन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। प्यारे बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में है? जेड एक्स में है, यानी कि ये तो कभी भी नोडल प्लेन नहीं हो सकता। और अगर कभी कोई चीज़ जेड एक्स प्लेन में है तो वो एक्स वाई और वाई जेड प्लेन में नहीं रह सकता। इसलिए एक्स वाई और वाई जेड प्लेन को क्या बोलेंगे अपन? नोडल प्लेन बोलेंगे। ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से और भी कोशिश करता समझाने की। चलो एक मेरे पास कॉपी है, ज़रा देखो। जैसे अगर मैं इस कॉपी में इसे x मान लूँ और इसे y मान लूँ, और ये जो लाइन सीधी जा रही है इसे z मान लूँ, तो अगर कोई चीज़ ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो क्या तुम उसको इस प्लेन में पाओगे? नहीं पाओगे। यहाँ अगर काखा गाघा लिखा है, ABCD लिखी है, तो क्या वो यहाँ मौजूद होगा? नहीं मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि ये किससे बना है? ये x और y से, यानी कि एक्स वाई प्लेन है, और ये मान लो z एक्सिस है, ये किससे बना है? z और y से मिल करके बना है। तो क्या वो यहाँ पर वो चीज़ मौजूद रह सकती है? नहीं रह सकती। जब कोई चीज़ प्लेन में है तो उसी प्लेन में रहेगा, दूसरे प्लेन में नहीं रहेगा। बट अगर एक्सिस के अराउंड है तो जहाँ जहाँ वो एक्सिस रहेगा वहाँ वहाँ वो चीज़ मौजूद रहेगी। अब तो उम्मीद करता हूँ समझा होगा यारों। आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं इसकी। अब जरा देखो, यहाँ समस्या है, यहाँ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो जहाँ जहाँ x, जहाँ जहाँ y, वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इस बार जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, it is around the axis and it is almost not, it is symmetrically distributed around the axis. So we can say that
जहां जहां एक्सिस वहां वहां इलेक्ट्रॉन, जहां जहां इलेक्ट्रॉन वहां कभी भी नोडल प्लेन नहीं हो सकता। तो जरा देखो, अगर x जहां जहां होगा वो नोडल प्लेन हो नहीं सकता, y जहां होगा वो नोडल प्लेन हो नहीं सकता, तो तीनों एक्सिस में या तो y मौजूद है या x मौजूद है। तो हमारे पास एक बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट हो सकता है कि इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, बट ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं प्यारे बच्चों। अगर मैं तलवार से ऐसे काट दूं, देखो ऐसे काट दूं, यानी कि एक ऐसी दीवार, आड़ी दीवार बना दूं, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट ऐसे लगा के, या एक मान लो पतरे से किसी किसी ऐसे चौड़े से चीज को यहाँ पे ले आके रख दूं, तो ये एक प्लेन बन के तैयार हुआ कि नहीं बन के तैयार हुआ? बिल्कुल। ये जैसे मान लीजिए कि मान लो मेरे पास ये एक सपोज करो ये एक कॉपी है, ठीक है, तो ये जरा देखो, इसको ऐसे रख देता ऐसे, तो जरा बताओ ये एक प्लेन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या है? 0। कैसे मौजूद हो गया? क्योंकि ना तो वो उसमें x आ रहा है ना y आ रहा है, इस तरह का प्लेन। तुम कहते सर पीछे भी बनाऊंगा ऐसा प्लेन। अबे कैसे बना देगा? अगर पीछे ऐसा प्लेन बनाएगा तो ये पूरा का पूरा देखो ऐसे बनाएगा, तो ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल ही नहीं आ गया उस प्लेन पे, तो वहां तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। यानी पीछे तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग है। तो एक प्लेन ये भी ऐसे आएगा बच्चों, ऐसा और ऐसा, देखो ये। अब जरा बताओ क्या इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है? मुझे तो क्लियर वे में दिख रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब इनका नाम कुछ भी नहीं है, बस ये दो प्लेन हैं, यानी कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन यहाँ कितना होगा? नंबर ऑफ नोडल प्लेन 2 होगा, लेकिन वो ना तो एक्स वाई होगा, ना ही वाई जेड होगा और ना ही जेड एक्स होगा। अब जो बात बोलने चल रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या कि जो जेड है ना, इसमें नोडल प्लेन डिफाइन ही नहीं होता है। यानी कि आप स्टार मार के लिखोगे अपनी कॉपी में कि कॉन्सेप्ट ऑफ नोडल प्लेन, concept of nodal plane is not applicable for dz square. Here conical node is defined. Conical node is defined. इसमें हम नोडल प्लेन नहीं पढ़ते हैं। अब ये बहुत डेप्थ में जाएंगे तो क्वांटम केमिस्ट्री की बात हो जाएगी। वैसे मैं जानता हूँ इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, बट मैं उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे एक कंसाइज कंटेंट प्रोवाइड करना है जो नीट और जेई के लिए पर्याप्त हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता। ये शंकर जी वाला डमरू देखे हो, इसे बोलते हैं कॉनिकल नोड। क्या बोलते हैं? कॉनिकल नोड। क्या इस डमरू पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है? नहीं मौजूद है। डमरू के भीतर है, मैं बोल रहा हूं डमरू पे मौजूद है, नहीं है। इसका मतलब कि डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन तो नहीं मौजूद होता, बट डी जेड स्क्वायर में कॉनिकल नोड मौजूद होता है। एक डमरू ऊपर की तरफ और दूसरा डमरू नीचे की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉनिकल नोड यहां कितना होगा? नंबर ऑफ कॉनिकल नोड जो मौजूद होगा बच्चों, वो यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब एक चीज जान लो, आप देखो होता क्या है, एक आगे पढ़ाऊंगा एजिमुथल क्वांटम नंबर, चलो वहीं देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे किसके बारे में? शेप को तो हमने फिनिश ही कर लिया, अब हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, क्वांटम नंबर क्या है और इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी हासिल करनी है, एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक चीज की, चलो थोड़ा पहले ही बताना पड़ेगा बट बता देता हूं। देखो होता क्या है बच्चों, जैसे आपने देखा कि S में टोटल एक क्वांटम नंबर होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर।
एक बात आपको बता देता हूं, थोड़ा सा पहले हो जाएगा बट कोई बात नहीं। एक क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एस के लिए उसकी वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2। तो जरा देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहां जरा देखो एल की वैल्यू कितनी होगी, एस के लिए 0। तो देखो इसमें कितने नोडल प्लेन आए हैं, 0। ना तो एक्स वाई नोडल प्लेन है, ना वाई जेड नोडल प्लेन है, ना जेड एक्स नोडल प्लेन है। अब आगे चलो जरा देखो पी के लिए, जरा बताओ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जरा देखो कि इसमें कितने नोडल प्लेन आए हैं, देख लो। अगर हम बात करें किसकी, पी एक्स की बात करें, ये पी एक्स है, पी एक्स में जरा देखो एक्स वाई है नहीं, वाई और जेड एक्स है नहीं, वाई जेड है। एक नोडल प्लेन आया है, यानी कि हमेशा एजीमुथल क्वांटम नंबर जितना होगा उसी के बराबर नोडल प्लेन होते हैं। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, 2। तो जरा गौर पूर्वक देखो इसमें कितने नोडल प्लेन आए हैं, सभी डी ऑर्बिटल में कुल नोडल प्लेन निकल के कितने आए हैं, 2। लेकिन जरा आप यहाँ आके देख लीजिए, यहाँ पर तो नोडल प्लेन एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता डी जेड स्क्वायर में, क्योंकि वहाँ पर नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट डिफाइन ही नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे मेरे शेरों। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्वांटम नंबर। तो मेरी तो एक खास आदत है कि जब मुझे कोई कहता है कि ये चीज पढ़ो तो मेरे मन में 2 सवाल पैदा होते हैं। क्या कि मैं इसे क्यों पढ़ूं, इसको पढ़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है, कि यानी कि मैं इसको क्यों पढ़ूं और इसको पढ़ने से मुझे क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान। तो देखो बच्चों, बहुत सारे फायदे ही हैं, कोई नुकसान नहीं है। क्वांटम नंबर एक्चुअली किसी एटम के अंदर जो अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, उस इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करता है। प्यारे बच्चों जरा देखना कैसे। हम जानते हैं कि अलग अलग शेल में, अलग अलग ऑर्बिटल में, अलग अलग परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन से मतलब क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन से मतलब है, एग्जैक्ट पोजीशन का सिंपल सादा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, दूसरी चीज किस सब शेल में है, और तीसरी चीज किस ऑर्बिटल में है। स्पिन उसके पोजीशन को नहीं बताती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर हम क्यों पढ़ते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन, देखिए, to predict the exact position of electron, exact position की जब बात करते हैं तो खट से ब्रैकेट लगा देंगे। और क्या क्या होता है एग्जैक्ट पोजीशन में, शेल, सब शेल और ऑर्बिटल। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला कि टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, किसी एटम के भीतर, इन एनी एटम वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर। यानी कि किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं वही क्या है, क्वांटम नंबर। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स की, तो वैसे तो ये 4 टाइप के होते हैं, बट पोजीशन को इनमें से 3 ही डिफाइन करता है, चौथा स्पिन को डिफाइन करता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टाइप में चलेंगे हम लोग और पढ़ेंगे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्यारे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो हम इसको एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल। ये हमें
शेल के बारे में जानकारी देता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आप देखते हैं, जैसे आपने बोहर्स एटॉमिक थ्योरम में MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 देखा, आपने E इज इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम देखा, आपने R इज इक्वल्स टू 0.53 N²/Z एंगस्ट्रॉम देखा, आपने प्यारे बच्चों 1/λ इज इक्वल्स टू RZ² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर देखा, आपने 2πr इज इक्वल्स टू Nλ देखा। तो जहाँ जहाँ आपको पीछे बोहर्स में ये n मिला था प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे n क्या थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे। और वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? वो शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं जरा देखो। शेल कौन कौन सा आपको मालूम है? K, L, M, N, ऐसे कैपिटल में ही तो शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ n की वैल्यू अगर 1 है तो यानी K शेल है, 2 है तो L है, और 3 है तो M है, और 4 है तो N है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। इससे हम एक बहुत प्यारी सी बात जान सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, क्या कि हम जान सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम हो, यानी किसी शेल का अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम हो, तो हम उस शेल में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स को जान सकते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ एनी शेल, किसी भी शेल से जुड़े हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा 2n² के बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों जैसे कोई कहे K शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखूंगा 2, K के लिए 1 हो जाएगा, n की वैल्यू स्क्वायर तो 2 होंगे। कोई कहे L में कितने होते हैं, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होंगे। कोई कहे M में कितने होंगे, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 दूनी 18। कोई कहे N में कितने होंगे, तो 2 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 32। इस तरह से हम, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम है तो हम किसी भी शेल में मौजूद टोटल क्या जान सकते हैं, किसी भी शेल में मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जान सकते हैं। प्यारे बच्चों अगला जो हमारे पास क्वांटम नंबर आएगा वो आएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सबशेल के बारे में। तो अपन ऐसे लिख देंगे, it gives information about the subshell। ये किसके बारे में जानकारी देता है हमें, ये सबशेल के बारे में जानकारी देता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, it is represented by स्मॉल l। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्या कि जरा देखो हमारे पास सबशेल S P D F G H I J नाम का कोई भी सबशेल नहीं होता है। ये बात आप अच्छे से जानते रहिएगा। करंट डेंसिटी या किसी चीज़ को ओल्ड केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए IUPAC ने मान्यता नहीं दी है। जे नाम का कोई सबशेल नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S P D F G H I J, इसके बाद क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। अब जरा देखो L की वैल्यू, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। दुनिया वालों का जो L7 आता है वो किसके लिए आ जाता है, J के लिए, क्योंकि S P D F G के बाद ज़्यादातर लोग खोलने का प्रयास नहीं करते, जानने का प्रयत्न नहीं करते। बट बच्चों ये बात आप बहुत परफेक्ट वे में जान लीजिए कि J नाम का कोई भी सबशेल एग्जिस्टेंस में नहीं है। और आप जो है K के लिए L की वैल्यू 8 ना एज्यूम करके हमेशा K के लिए L की वैल्यू 7 यानी कि 7 एज्यूम करें। प्यारे बच्चों
अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो हम धीरे से आगे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। अब जरा देखें दूसरी बात क्या, कि किसी दिए गए n के लिए जो l की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से n-1 तक होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, the value of l is from 0 to n-1। किसी दिए गए n के लिए l की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 0 से n-1 तक होती है। यानी कि अगर n की वैल्यू कोई 1 लिख दे तो l क्या होगा 0 से 1-1 यानी कि 0। तो 0 से 0 तो कुछ होता नहीं, फाइनली 0 हो जाएगा। अगर कहीं n की वैल्यू 2 दी है तो l क्या हो सकता है 0 और n-1 यानी कि 2-1 यानी 0 और 1 हो सकता है। अगर कहीं n की वैल्यू 3 दी है तो l क्या हो सकता है 0, 1, 2। अगर कहीं n की वैल्यू 4 दी है तो l क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3। अब ये हमें बहुत बड़ा मैसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो मैसेज ले पाओ तो तुम्हारी ताकत, न ले पाओ तो तुम्हारी कमजोरी। जरा देखो अगर n की वैल्यू 3 थी तो l की भी कितनी वैल्यू आई है 3। अगर n की वैल्यू 4 थी तो l की भी कितनी वैल्यू आई है 4। देखो अगर ये 3 था तो 1, 2, 3, 4 है तो 1, 2, 3, 4, अगर 2 है तो 1, 2। यानी कि अब ध्यान से सुनना, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। ये जब मैं आफबाउ की थियरी का बिना इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूं, जो कि पीछे मैंने आपको सिखा रखा है, तो प्यारे बच्चों वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से क्या बताता हूं इसके बारे में। तो ये यहाँ से मैं उठाता हूँ, एक्चुअली क्वांटम नंबर से मैंने सीखा ये बात। ये क्या हमें मैसेज देता है कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल हमेशा शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। तो आप ये बात यहाँ से जान सकते हैं और ये बहुत काम की बात है। जब ये क्वेश्चन में आता है तो परेशान कर देता है। अब बच्चों एल हमें बहुत सारी बातें बता सकता है। जैसे हमें बता सकता है एल क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल, और साथ साथ ये भी बता सकता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब शेल। ये इलेक्ट्रॉन को भी बता सकता है और ऑर्बिटल को भी बता सकता है। ऑर्बिटल का फॉर्मूला है 2l+1 और हम जानते हैं कि जितने ऑर्बिटल होंगे जस्ट उसके डबल ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। तो आइए यहां पर हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो s की बात करेगा तो l 0 होगा, तो s में जरा देखो कितना आ जाएगा 2 × 0+1 यानी कि 1 ऑर्बिटल। जैसे p की बात करें तो l कितना होगा 1, तो 2 × 1+1 कितने ऑर्बिटल 3। d की बात करें तो l कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 2+1 कितने हो गए 5। ऐसे कोई g की बात करें तो g के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती है 4, तो 2 × 4+1 कितना हो जाएगा 4, 2, 8, 1, 9। ऐसे कोई बच्चों अगर k की बात करें तो सामान्य लोगों का k कितना आएगा, जरा देखो। जो ये नहीं जानता होगा कि j नाम का सब शेल नहीं होता, उसका k के लिए l की वैल्यू 8 आ जाएगी, और 8 आ जाएगी तो वो क्या निकाल देगा 2 × 8+1, तो 8, 2, 16, 1, 17 ऑर्बिटल आ जाएंगे। बट जो जानता है वो सीधे क्या लिखेगा 2 × 7, क्योंकि वो जानता है j नाम का कोई सब शेल नहीं होता, और +1 तो 2 से 14, 1, 15 ऑर्बिटल आएगा। प्यारे बच्चों अगर ऑर्बिटल मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन नहीं पता लग सकता है, बिल्कुल पता लग सकता है, ठीक है। जैसे सब शेल s सब शेल में मुझे ऑर्बिटल पता लग गया, तो s सब शेल में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं पता लग जाएगा। जितने ऑर्बिटल आए हैं उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऑर्बिटल आए थे, तो फार्मूले में भी वही है। जब l की वैल्यू 0 डालोगे तो टोटल कितना आएगा 1 × 2, और या यहाँ मैं निकाल दिया हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। p सब शेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन गिनना चाहता हूँ तो p में जरा देखो कुल कितने ऑर्बिटल आए हैं 3 ऑर्बिटल आए हैं, तो यहाँ क्या लिख दूंगा कि 3 × 2। d में निकालना चाहता हूँ तो जरा देखो d में कुल कितने ऑर्बिटल आए हैं 5, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 5 × 2। अगर मैं g में निकालना चाहता हूँ तो g में जरा देखो कुल कितने ऑर्बिटल आए हैं 9, तो यहाँ पे लिख दूंगा 9 × 2। अगर मैं k में निकालना चाहता हूँ तो k में जरा देखो, ये इंपॉर्टेंट है k वाला प्यारे बच्चों,
सामान्यतः अगर आदमी करने की कोशिश करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 17 इंटू 2, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली के में 15 इंटू 2 यानी कि 30 होता है, क्योंकि जो ओल्ड केमिस्ट्री थी उसमें के का रिप्रेजेंटेशन किसी और चीज़ के लिए किया गया था, इसलिए स्मॉल के को सबशेल में नाम दिया ही नहीं गया है। ये IUPAC एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि के नाम का कोई सबशेल होता है। तो ये बात आप अच्छे से जानते रहिएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें मेरे शेरों को समझ में आई। अब हम इससे बहुत सारी और भी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, और ऑर्बिटल में घूमता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो बच्चों, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा अंडर रूट L इंटू L+1 इंटू h/2π के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, इस h/2π को हम h बार भी बोल सकते हैं, तो कहीं कहीं, या h कट बोलते हैं कहीं कहीं, या h बार, तो L+1 इंटू h कट के फॉर्म में लिखा हो तो भी आपको इसे आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। कुछ नहीं करना, जैसे तुमसे पूछे कि p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो p के लिए L की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे डाल दो, आंसर आ जाएगा। कोई कहे d में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो L की वैल्यू d के लिए कितनी होती, 2 होती, उठा के यहाँ डाल दो, जो वैल्यू आएगी वही करेक्ट है। यानी कि उस एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं, जो हमने एक एक करके यहाँ पे देखी।